एक युवक समय यात्रा करके तांग राजवंश में नहा रहा था। तभी एक बेहद खूबसूरत महिला अंदर घुस आई। यूनिये तुरंत घबरा गया। क्या तांग राजवंश वाकई इतना खुला था? पता चला कि ये चेंग याओजिन की एक खास व्यवस्था थी। महिला ने यूनिये से कहा कि वो उठे और अगर वो उसकी पीठ सहला सके। यूनिये ने जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ये कपड़े पहनने लायक नहीं है, मैं इन्हें उठाकर फेंक दूंगा। इन्हें मत फेंको, मेरा अंडरवियर अभी भी यही है। अब क्या करे, वो नंगा तो नहीं जा सकता था, है ना? खुशकिस्मती से महिला ने यूनिये के लिए कपड़े का एक टुकड़ा छोड़ दिया था। क्या ये पुराना अंडरवियर था? लेकिन ये कैसे काम करता था? यूनिये के पास एक सिपाही को रोककर उसे दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये क्या है? उसने पूछा। क्या ये थका देने वाला नहीं है? मैं इसे बचपन से पहन रहा हूँ, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। पता चला कि यूनिये अपना अंडरवियर खुद बनाने वाला था। उसने जल्दी से अपना नया रूप धारण किया और चेंग याओजिन की सेना के साथ राजधानी वापस आ गया। लेकिन फर कोट में भी पुराने कपड़े डाउन जैकेट जितने गर्म नहीं थे। यूनिये सर्दी में कांप रहा था। ये मुझे शीतकालीन ओलंपिक की याद दिलाता है। शीतकालीन ओलंपिक में लड़कियों के बारे में सोचकर ही मुझे गर्मी लग जाती है। फिर यूनयान ने चेंग चुमो से एक चाकू मांगा, उसे आइस स्केट में बदल दिया और चेंग चुमो को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। ये क्या है? उसने पूछा। यूनयान ने कहा, देखो, मैं गारंटी देती हूँ कि थोड़ी देर में तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। फिर वो फुर्ती से बर्फ पर फिसलती हुई चली गई, जिससे चेंग चुमो अवाक रह गया। सैनिकों ने ये देखकर कि सैनिक भी इस तरह खेल सकते हैं, शामिल हो गए और खूब मस्ती की। और कुछ ही देर में सभी थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। राजधानी पहुंचने पर युवराज और चेंग चुमो ने यूनयान को उसके दो भाइयों से मिलवाया। एक युवराज का छोटा भाई लीताई था। उसने सुना था कि कुछ दिन पहले यूनयान ने लेखन कला से अपने भाई की जान बचाई थी और युवराज ने तुरंत झुककर प्रणाम किया, जिससे यूनयान चौंक गया और उसने तुरंत उसे रोक दिया। ये एक राजकुमार था, वो ऐसा व्यवहार स्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरा था चांगसुन वूजी का बेटा चांगसुन चोंग। भाई ली, मैंने सुना है कि तुम लोगों को बचा सकते हो और तुम लोगों को बचाने के लिए लेखन तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? इसके बाद राजधानी शहर के 4 अधिकारियों ने यूनिये को एक पूर्ण सेवा भोज देने का फैसला किया। चूंकि वे अभी-अभी रात के बाजार से गुजरे थे, चांगसुन चोंग ने सुझाव दिया कि वे किसी वैश्यालय में जाएं। इस सुझाव पर यूनिये के मुंह में पानी आ गया। ये तांग राजवंश का सबसे उच्च स्तरीय कराओके बार था। अंदर जाते ही एक आधुनिक व्यक्ति यूनिये भी दंग रह गया। प्रकाश व्यवस्था और साज सज्जा, कोई आश्चर्य नहीं कि ये एक उच्च पदस्थ अधिकारी के बेटे के लिए सबसे प्रतिष्ठित जगह थी। युवराज का घर वाकई उत्तम दर्जे का था। शेनयू यूनिये के नेतृत्व में प्राचीन लोगों के समूह ने 2 छोटी मधुमक्खियां बजाया। जब वे खूब मस्ती कर रहे थे, तभी युवराज का ध्यान एक गीत की ओर गया। धुन ताज़ा और मधुर थी, बेहद खूबसूरत। एक वैश्या ने आकर उन्हें बताया कि ये गीत शिन्यू नाम की एक लड़की ने लिखा है और फिर एक थैली निकालकर कहा कि ये शिन्यू की ओर से उसे एक उपहार है। युवराज की आंखें तुरंत चमक उठीं। कैसा संयोग! शिन्यू वही लड़की थी जिससे वो इतने लंबे समय से मन ही मन प्यार करता था। यूनिये ने युवराज को अनिच्छा से थैली पकड़े देखकर तुरंत समझ लिया। उसने वैश्या से एक शर्त रखी। वो एक कविता लिखेगा और अगर उसे पसंद आएगी तो वो उसे एक थैली देगी। वैश्या तुरंत मान गई। मेरे बिस्तर के सामने चमकता चांदनी चमक रही है। जमीन पर बर्फ जमी हुई है। चमकते चांद को निहारते हुए मैं अपना सिर नीचे करके अपने शहर के बारे में सोचता हूँ। कितनी सुंदर कविता है! ये कहना जरूरी है कि ये शांत रात्रि विचार सचमुच समय यात्रा की एक उत्कृष्ट कृति है। कोई सोच सकता है कि अगर ली बाई को पता होता तो वो क्या सोचता। अगले दिन जनरल ली जिंग ने यूनिये को बुलाया और कहा कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। उसकी पत्नी होंगफू एक अजीब बीमारी से ग्रस्त हो गई थी, जिससे वो बार-बार पागल हो जाती थी। कई डॉक्टरों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो सका।
उसने सुना था कि युनयान के चिकित्सा कौशल अद्भुत है। उसने अभी अभी एक लेखन तकनीक से युवराज की जान बचाई थी, इसलिए वो उससे कोशिश करने के लिए कहना चाहता था। ली निवास पर पहुंचने पर युनयान ठीक उसी समय पहुंचा जब होंगफू को दौरा पड़ रहा था, और प्रसिद्ध चिकित्सक सुन सिमियाओ भी वहां मौजूद थे। सुन सिमियाओ ने प्रारंभिक अवलोकन से ये निर्धारित किया कि होंगफू का रंग गुलाबी है, उसका शरीर घंटी की तरह मजबूत है और वो इतनी ऊंचाई तक चढ़ सकती है। उसकी शारीरिक स्थिति निश्चित रूप से समस्या नहीं थी, बल्कि मानसिक थी। लेकिन तत्काल प्राथमिकता उसे नीचे आने के लिए राजी करना था ताकि वो उसका इलाज कर सके। युनयान ने कहा कि ये आसान है, बस एक वाक्य और वो नीचे आ जाएगा। क्या तुम क्यूरान के बारे में जानना चाहते हो? उसने पूछा। ये तरकीब बिल्कुल कारगर रही। क्यूरान के होंगफू नु का सच्चा भाई था, जो कई सालों से गायब था। उसका नाम सुनकर वो तुरंत उत्साहित हो गई। इसी समय सुन सिमियाओ ने एक सुई तेजी से और सटीक लगाई और होंगफू नु तुरंत शांत हो गया। निदान के बाद दिव्य चिकित्सक भी अचंभित रह गया। अगर ये कोई शारीरिक बीमारी होती तो आप सही दवा ले सकते थे, उसने कहा, लेकिन ये एक मानसिक बीमारी है और हमें नहीं पता कि इसका सही समाधान कहाँ है। हमें सचमुच नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करें। ये सुनकर युनये तुरंत घमंडी हो गया। तुम इसका इलाज नहीं कर सकते, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तुम इसका इलाज करो। अगर तुम इसका इलाज कर दोगे तो मैं तुम्हें दिव्य चिकित्सक राजा की उपाधि दूंगा, और अब से मैं पहाड़ों में एकांत में रहूंगा, चिकित्सा का अभ्यास नहीं करूंगा। ये कहते हुए उसने सुई निकाली और जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सुई निकाली गई, होंगफू नु तुरंत जाग गया। उसने फिर योनिये से पूछा कि क्यों रानके कहाँ है। उसके आसपास के लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें लगा कि हर कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। यहाँ तक कि भेड़िए और सांप भी उसे काटने की कोशिश कर रहे हैं। युनयान ने तुरंत इसे व्यामोह समझ लिया और होंगफू की बेटी और बेटे को एक तरफ बुलाकर पूछा, क्या उसे हर बार दौरे पड़ने पर भेड़िए और सांप दिखाई देते हैं? बेटे ने इसकी पुष्टि की और युनयान को एक विचार आया। मानसिक बीमारी का मनोवैज्ञानिक उपचार जरूरी है। उसने होंगफू को बताया कि उसके बिस्तर पर एक भेड़िया है जो उसे घूर रहा है। होंगफू घबरा गया और तुरंत आंगन की ओर भागा। हालांकि युनयान और भी आक्रामक हो गया। उसने 6 भेड़ियों और सांपों की ओर इशारा किया। फिर उसने होंगफू पर तलवार फेंकी और उसे सभी भेड़ियों और सांपों को मारने के लिए उकसाया। होंगफू ने एक तीर उठाया और अपने बगल के सैनिकों पर बेतहाशा वार करना शुरू कर दिया, जिन्होंने जमीन पर लेटकर और मृत होने का नाटक किया। अंत में युनयान ने जमीन पर सिम्बर का पानी डाला, मानो वो खून हो, और होंगफू से कहा कि उसने भेड़ियों और सांपों को मार डाला है। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, होंगफू बेहोश हो गई और उसे ऐंठन होने लगी। सुन सिमियाओ ने तुरंत उसे एक्यूपंक्चर उपचार दिया और ऐंठन तुरंत बंद हो गई। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि रोगी की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है। बेहोशी केवल थकान और कमजोरी के कारण थी। उसका रक्त और की अभी भी कमजोर थे और वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अंततः सुन सिमियाओ ने अपना वादा निभाने का फैसला किया। मैं सुन सिमियाओ अब कोई दिव्य चिकित्सक नहीं रहूंगा, न ही मैं फिर कभी दुनिया में चिकित्सा का अभ्यास करूंगा। ये सुनकर दादाजी ने कहा, ओह, ये तो महान औषधि सम्राट सुन सिमियाओ हैं। अगर मैं उनकी वजह से संन्यास ले लूं तो मैं हमेशा के लिए पापी बन जाऊंगा। युनयान ने तुरंत सुन सिमियाओ से माफी मांगी और दोनों एक दूसरे की चापलूसी करने लगे, मानो वे एक ही जैसे हों। ये कहानी लगभग हास्यास्पद लगती है। युनये के पुनर्जन्म के बाद से कारोबार में वृद्धि हो रही है। अपनी बीमारी का इलाज पूरा करने के बाद युवराज हदायत के लिए उसके पास आए। चूंकि उनके दादा ली युआन और उनके पिता ली शिमिन के बीच तनावपूर्ण संबंध थे, इसलिए वे चाहते थे कि युनये ली युआन के जन्मदिन पर अपने पिता पुत्र के रिश्ते को बेहतर बनाने का कोई रास्ता ढूंढे। हाँ, तो इस बार वो शांतिदूत की भूमिका निभा रहा है। वो युवक समय यात्रा करके तांग राजवंश में पहुंच गया और सम्राट, महारानी और सेवानिवृत्त सम्राट के साथ mahjong खेलने लगा। लेकिन जीतने के बाद उसे सोने की छड़ें नहीं चाहिए थीं, बल्कि उसने सेवानिवृत्त सम्राट के चैम्बर पॉट का लालच किया। उसके अनोखे शौक पर सभी हंसे, लेकिन युनये सोच रहा था कि अगर वो समय यात्रा करते समय उस चीज को अपने साथ वापस ले जा सके तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। कुछ ही दिन पहले युवराज युनये के पास आए और चाहते थे कि सेवानिवृत्त सम्राट ली युआन और सम्राट ली शिमिन के बीच तनाव कम करने का कोई तरीका निकाले। दादाजी ने तुरंत मना कर दिया। वे हुआंग परिवार के मामलों में दखल देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, कहीं ऐसा न हो कि उनका दिमाग खराब
कामयाब हो जाए। लेकिन तभी युवराज ने महारानी का जिक्र किया और यूनियान के पास इस मुश्किल काम को करने के अलावा कोई चारा नहीं था। घर लौटते ही फैन नान से आई उनकी 4 छोटी बहनें दौड़ी दौड़ी आईं और अपने नए ग्राहकों के ब्रांडेड सामान दिखाने लगीं। यूनियान ने उन्हें देखा और अचानक उसे एक प्रेरणा मिली। उसने तुरंत कुछ बढ़ाई ढूंढे और सेवानिवृत्त सम्राट के जन्मदिन के तोहफे के तौर पर 10 लकड़ी की माझोंग टाइलें बनवाईं। ये क्या है? ये एक माझोंग पार्लर है जहां 4 लोग एक साथ खेलते हैं। उन्होंने तुरंत एक समूह बनाया और खेलना शुरू कर दिया। पता चला कि तीनों राजघराने साफ तौर पर मिले हुए थे और जब उनके हाथ बड़े होते थे तो वे एक दूसरे को जानबूझकर देखते थे। सम्राट को आंख मारते और मुंह बनाते देखकर महारानी घबरा गईं। क्या उन्हें खेलना चाहिए या नहीं? उनके पास 3 एक तरह के कार्ड थे, एक सीधा फ्लश, लेकिन नहीं, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। ठीक है, तुमने तो पहले ही हाथ खराब कर दिया। सम्राट ने धोखा देना शुरू कर दिया, कहते हुए कि उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर जानबूझकर 3 एक तरह के कार्ड को ढेर में फेंक दिया। इस राउंड के लिए बस इतना ही महारानी, आपने मुझे इसके पैसे दिए। मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। ये वास्तव में एक परिवार के साथ खेलने जैसा है। लेकिन उनमें से एक महारानी थी और दूसरी सम्राट एमेरिटस। यूनिये में 10 गुना हिम्मत होती तो भी वो विरोध करने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। इसके अलावा वो आज एक मिशन लेकर आया था जो सम्राट एमेरिटस को खुश करना था। फिर राजकुमार और राजकुमारी यूनिये को हराने के लिए आगे बढ़े। जब वे सम्राट एमेरिटस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसके पास 13 दानवों का कार्ड था, बस दानवों वाला कार्ड गायब था। ये देखकर वो बेहद खुश हुआ। किस्मत से सम्राट ली शिमिन ने दानव मुर्गी वाली टाइल निकाली। महारानी ये देखकर तुरंत हंस पड़ी। ली शिमिन ने स्वर ड्रॉ से जीत हासिल की थी। तभी यूनिये ने महारानी को तुरंत इशारा किया कि वे सम्राट को रोक दें। बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए ली शिमिन ने अनिच्छा से बांस वाली टाइल फेंक दी। इस टाइल के साथ आप निश्चित रूप से जीवित नहीं बचेंगे, किसी ने कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवराज इस टाइल की भी रक्षा करेंगे, लेकिन सबके हाव भाव देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैं 13 बार जीत चुका हूँ। सभी ने ताली बजाने का नाटक किया और सम्राट एमेरिटस की जुए के देवता के रूप में प्रशंसा की, जबकि ली शिमिन ने उनकी खूब तारीफ की। सम्राट एमेरिटस ने प्रसन्न होकर अपने पोते पोतियों के सामने ली शिमिन की प्रशंसा की। इस महाझोंग खेल ने हुआंग परिवार की 3 पीढ़ियों के बीच तनाव को सफलतापूर्वक कम कर दिया और यूनिये ने अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। उसे पुरस्कृत करने के लिए सभी ने उसे अपने चैम्बर पॉट्स दिए। तुम्हें चैम्बर पॉट्स इकट्ठा करना पसंद है ना? हम दादाजी हुआंग से कह सकते हैं कि वे तुम्हें कुछ और दे दें या फिर मेरा भी। बस इतना ही काफी है ना?